Hello students, welcome to our online portal. This is our second lecture of chemical kinetics. In this lecture we will start with the topic difference between rate of reaction and rate constant. Students, हमने कल एक रिलेशन पढ़ा था, rate of reaction is equals to K concentration of reactant suppose A and B and each raised to power its coefficient. तो ये हमारे पास इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है और K जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रेट कांस्टेंट। अब इन दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है ये हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इट मे बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। कहता किसी भी टाइम पे एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रेट को चेंज करता है तो उससे हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन कल ये भी पढ़ा था ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी कॉन्सेंट्रेशन को कैसे चेंज कर रहा है उससे हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। रेट कांस्टेंट, इसको देखिए क्या कहा गया, इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। ध्यान से देखिए ये रिलेशन है, कहता कंसंट्रेशन हर रिएक्टेंट की यूनिटी कर दो। यूनिटी का मतलब है 1। अगर आप ए और बी की कंसंट्रेशन को 1-1 मान लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के, क्योंकि ए और बी की वैल्यू तो 1 हो गई। तो ये यहाँ पे यार इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू, कहता है एक तो ये कांस्टेंट टर्म होती है और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन कब, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। जब हर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज टेम्परेचर। ये दोनों की चेंज होने से चेंज हो सकता है, टेम्परेचर की चेंज होने से भी और कंसंट्रेशन से भी। जबकि रेट कांस्टेंट क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज होने से चेंज नहीं होता क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक वैल्यू देता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सिर्फ कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है जबकि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट्स यूनिट, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड पॉइंट बता रहा हूं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल भी आएंगे इस पॉइंट से रिलेटेड। देखो दोबारा सुन लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। जबकि रेट कांस्टेंट के यूनिट ऑफ के, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है ये हम आज ही समझेंगे। ये रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करता है और इसकी यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये पावर 1 माइनस n जो हमने यहां लिखा, इसमें n क्या चीज है, हियर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ही है, आपको रिएक्शन का ऑर्डर पता होना चाहिए अगर आप k के यूनिट्स निकालना चाहते हो। ठीक है, ये ऑर्डर क्या है ये हम आज ही सीखेंगे। ये बच्चे हमारे पास 3 पॉइंट थे इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन के और रेट कांस्टेंट। एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें आपको, यहां पे आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस से क्या मतलब है समझिएगा। इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ बताता हूं। मान लो आपके पास कोई एक ग्राफ है जिसके अंदर ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर रहा है और ये टाइम मेंशन कर रहा है। ये भी हमने एक और ग्राफ बनाया है ऐसे, इसमें आपको ये कॉन्सेंट्रेशन दे दी यहाँ पे और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको टाइम दे दी। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस ग्राफ किसे बोला जा सकता है,
या इंस्टेंटेनियस रेट किसे बोलते हैं वो समझिएगा। स्टूडेंट, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट था। सपोज यहां पे रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, इसको मैं रेड से मार्क करता हूं, ठीक है, और जो ग्रीन से मार्क किया ये आपका फाइनल पॉइंट था, ठीक है। ऐसा ही हम यहां मेंशन कर देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट, ठीक। अब पहले ग्राफ को देखिएगा, आप फर्स्ट ग्राफ को देखो जरा ध्यान से। मैं मान के चलता हूं कि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन आपकी x1 है और यहां जब आते आते आपकी कॉन्सेंट्रेशन x2 हो गई, और इसमें ऐसा लिखे कि इनिशियल जब x1 कॉन्सेंट्रेशन थी तो टाइम t1 है और जब x2 कॉन्सेंट्रेशन है तो टाइम t2 है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो, हमें पता है क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई, x1 माइनस x2, और टाइम कितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1। ये हमारे पास चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। ये आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, इसमें आपने पूरे ग्राफ को इंक्लूड कर लिया, पूरी रिएक्शन को इंक्लूड कर लिया, इसलिए इसको आप क्या बोल दोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल दो। क्या बोल दो स्टूडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। जबकि सेकंड ग्राफ को अगर आप चेक करते हो, इसके अंदर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो। ये मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो ना, उस पॉइंट पे ऐसे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट हम किसको बोलते हैं, मतलब उस पॉइंट से टच करती हुई एक ऐसी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो एक्स एक्सिस पे भी मीट कर रही हो और जो आपकी वाई एक्सिस पे भी मीट कर रही हो। तो यहां से आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, जितनी जिस पॉइंट पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन को वो लाइन मीट कर रही है, मतलब x1 बाय t1। जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे रेट निकालते हो तो उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हो, दैट इज x1 बाय t1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास मैंने इंस्टेंटेनियस वर्ड को समझाने के लिए ये दोनों ग्राफ आपको समझाया। अब आपको क्वेश्चन इसमें एक और बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनता है, विच इज बेटर मेथड, कौन सा मेथड बेटर है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस। तो स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस मेथड इज दी बेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि एवरेज के अंदर तो पूरी रिएक्शन को काउंट कर दिया, फिर एवरेज अच्छा क्यों नहीं, इंस्टेंटेनियस अच्छा क्यों है मेथड। उसके लिए रीजन सुनिएगा क्या। इंस्टेंटेनियस हमें हर पॉइंट पे पर्टिकुलर रेट देता है, किस पॉइंट पे रेट कम है, किस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हर पॉइंट की सेपरेटली। जबकि एवरेज आपको एक ओवरऑल वैल्यू दे देता है, हमें इसमें ये नहीं पता लगता कि किस पॉइंट पे रिएक्शन फास्ट हो रही थी और किस पॉइंट पे रिएक्शन स्लो हो रही थी। तो इस वजह से हम किसको बेटर मान के चलते हैं, इंस्टेंटेनियस मेथड इज कंसिडर्ड बेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इसके बाद बच्चे आ गए हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि हमने डिफरेंस के अंदर ये टर्म यूज की ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है अब हम ये समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एक चीज आप और समझिएगा, ये केमिकल किनेटिक्स जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें ऑर्डर कैलकुलेट करना ये सबसे मेन टॉपिक है। आपका चैप्टर जो है वो 80% इसी के ऊपर बेस्ड रहता है कि हाउ टू कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम वन बाय वन सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ पावर, पावर बोल दीजिए या फिर क्या लिख के दे रहा है ब्रैकेट्स में हमें, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, द सम ऑफ पावर और एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब दो तीन पॉइंट समझने वाले हैं इसमें। पहले तो मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट लॉ की, कि व्हाट इज रेट लॉ, कि रेट लॉ एक्चुअल में होता क्या है। पहले तो हम ये चीज समझते हैं इसमें। देखिए मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर आपको याद हो।
मैंने साथ में आपको ये बताया था कि ये हमारे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके पास प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बताया था ऐसा आपको। जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस किसका होता है, वो किसका होता है, रेट लॉ, जो हमें एक्सपेरिमेंटल ही पता लगता है पहले, ठीक है। ये चीज आपको मैंने कल बता दी थी। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो रेट लॉ यूज कर रहा है वर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, रेट लॉ इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, सपोज उसके लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है, सपोज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर एक्स और वाई, पावर एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये किस रिएक्शन के लिए लिखा, सपोज मैंने ये रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए लिखा ए बी, इससे आपने बनाया सी और डी, ठीक है। ये आपके पास कोई रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब आप देखो, इसमें कुछ बच्चों को डाउट ये आएगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट तो स्मॉल ए स्मॉल बी है और आपने पावर में एक्स और वाई लिख दिया। बच्चे, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा लिख देते हो कि ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी, तो ये आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये मास एक्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। पर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग नहीं लिखना, हमने किसके अकॉर्डिंग लिखना है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्स और वाई क्या है ये नहीं मालूम, इसीलिए यहाँ पे जूम कर दिया कि पावर जो है वो एक्स वाई चल रही है यहाँ, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो, क्या कह रहा है, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स या सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए रेट लॉ इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है बच्चे, पावर आपके पास यहाँ पे एक्स और वाई, अगर आप इसका सम कर देते हो तो इस सम की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी रेट लॉ इक्वेशन में आपके पास रिएक्टेंट की पावर के अंदर प्रेजेंट है, उन पावर का अगर आप सम कर दोगे तो दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, देखो अब इन क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना इन चीजों को। क्या कह रहा है हमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, आपको ये इक्वेशन गिवन है जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन आपको बता रहा है किसी इक्वेशन के लिए। फिर कह रहा है व्हाट आर द यूनिट्स फॉर रेट एंड रेट कांस्टेंट एंड आल्सो गिव द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कहता आपने इसके लिए रेट के यूनिट्स बताने हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बताने हैं और आपने ऑर्डर बताना है रिएक्शन का क्या होगा। स्टूडेंट्स देखो, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ये रेट लॉ इक्वेशन गिवन है, इसने नहीं कहा कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, तो इसको हम रेट लॉ इक्वेशन मान के चलते हैं। और रेट लॉ इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि हम कैसे निकाल सकते हैं, ए की पावर देखो इसमें 2 दे रखी है और बी की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। अब ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन का जो ऑर्डर बन जाएगा दैट विल बी 2 + 1 3, ठीक है। तो ये तो आ गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब रह गए हमारे पास यूनिट्स। यूनिट्स देखो मैंने आपको डिफरेंस में बताया था कि यूनिट्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके यूनिट कभी भी चेंज नहीं होते, इट इज ऑलवेज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रिएक्शन किस ऑर्डर की है, वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एनीवन, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट्स है दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। बट रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं उसके लिए देखो, अगर आपको याद है तो मैंने डिफरेंस में बताया इट इज मोल पर लीटर पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। यही मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, इट इज मोल पर लीटर पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। n क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पुट कर दीजिए मोल पर लीटर
पावर 1-3 सेकेंड इनवर्स। क्या लिख सकता हूं? मोल पर लीटर पावर -2 सेकेंड इनवर्स। इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो, और अगर -2 पावर को आप सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस है ना, इसलिए रिवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका लीटर स्क्वायर मोल -2 सेकेंड इनवर्स। आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो आंसर को, और इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो आंसर। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आप रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालना चाहते हो, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा। और अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हो तो आप मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। और भी हमारे पास इसमें क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको इसमें, राइट दी रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन दिस। आपको एक रिएक्शन दी गई है इसमें, इसके लिए आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, अब ये जो है आपको बता रहा हूं, इससे आपको काफी हद तक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं तो देखिए किसकी ये वैल्यू, सपोज मैंने ऐसे लिखी के ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर एक्स एंड वाई, या फिर मैंने इसको ऐसे लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए पावर ए एंड बी पावर बी। ठीक है, अब आप लोग बताइए इसमें कि जो फर्स्ट मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा ये किसके अकॉर्डिंग है, वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। यस फ्रेंड्स, इट इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। और जो सेकंड है ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि इसमें जो पावर आती है वो रिएक्टेंट वाली आती है, जबकि रेट लॉ के अंदर जो पावर आती है उसका रिएक्टेंट के अंदर जो मोल्स प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें पावर आती है एक्स एंड वाई। इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको ऑर्डर पूछ लेता आपसे, तो आप क्या कहोगे, रेट वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर पावर है मींस एक्स एंड वाई, तो ये हमारे पास इसमें ऑर्डर बन जाए। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और क्वेश्चन देखो मैंने इसमें आपको दिया है, क्या कह रहा है, दी रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इज दिस। ये आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Cl2। सिर्फ क्लोरीन के लिए पूछा, फिर कोमा लगा के क्या कह रहा है, NO। पहले आपसे क्लोरीन के लिए पूछ रहा है, फिर आपसे NO के लिए पूछ रहा है, एंड ओवरऑल ऑर्डर भी पूछ रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं ओवरऑल ऑर्डर निकालता हूं। देखिए अगर आपके पास ये रिएक्शन गिवन है Cl2 एंड NO, ये रिएक्शन गिवन है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी मतलब 1 है आपके पास ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ के अंदर जो पावर होती है उसी का सम हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर। तो ये आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन गई, ऑर्डर रिएक्शन का आ गया 3। अब हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की पावर कितनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और विद रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर विल बी 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेपरेट ऑर्डर भी आ जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर भी आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमें, एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। आप NH3 गैस के लिए कहता है इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। स्टूडेंट्स अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, NH3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन में आपको एक चीज और बताई गई थी इसमें कि जो भी आपका कोफिशिएंट होगा
दैट शुड बी डिवाइडेड, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। साथ में प्लस माइनस साइन का हमने ध्यान रखना होता है। प्रोडक्ट में क्योंकि साइन प्लस का आता है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो और नहीं भी। अगर रिएक्टेंट होता तो उसके लिए आप साइन यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का लिखें। ओके, तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसमें मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको बताया कि ये यूनिट्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी न्यूमेरिकल्स किए हैं तो आपको पता भी लग गया होगा कि ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। उसके अलावा पहला पॉइंट डेफिनेशन था और सेकंड पॉइंट के अंदर आपने फैक्टर्स बताए किन किन पे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के लिए ग्राफ बताया और ये क्वेश्चन बताया साथ में विच इज बेटर, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, रेट लो इक्वेशन के अंदर जब आप पावर का सम करते हो तो वो ऑर्डर आ जाएगा। ये ऑर्डर निकालने के बाद हमने ये न्यूमेरिकल किए जिसमें आपको ऑर्डर ओवरऑल रिएक्शन के लिए पूछा गया, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट पूछा गया और कांस्टेंट का रेट पूछा गया। फिर आपको ओवरऑल के साथ साथ अलग अलग रिएक्टेंट से रिलेटेड भी आपसे ऑर्डर पूछा गया कि विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट आप ऑर्डर कैसे बता सकते हो। नेक्स्ट आपके पास सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का मेथड था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, ये आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे क्लियर कर सकते हो या फिर आप कॉल या टेक्स्ट करके भी मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू सर।